Hello students, our today's topic of discussion is formula for the center of mass. In the previous video we discussed what is center of mass. Center of mass क्या होता है, एक बॉडी पे सिंगल पार्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, ठीक है। या किसी एक पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। वो कैसे बिहेव करता है कि उसका जो मोशन है कैसा रहेगा, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करता है ना इन डिफरेंट सिचुएशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट करता है ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन और कैसा होता है, पैराबोलिक, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है। तो जैसा बिहेवियर पॉइंट ऑब्जेक्ट का है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हम एक सिंगल पॉइंट के फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कार है या ट्रक है, तो उसको भी हम क्या कंसीडर करते थे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते थे और सभी फोर्सेस उस पर लगाते थे। तो कार अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है और कार को हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले, तो हम क्या बोलेंगे, कार का कैसा मोशन है या उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। तो जैसा बिहेवियर पॉइंट ऑब्जेक्ट शो करते हैं वैसा ही एक्सटेंडेड बॉडी में, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब लार्ज साइज बॉडी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। उस बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर एक पॉइंट लाई करता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जो मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट करेगा वही मोशन किसका होगा, वही बिहेवियर किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास अर्थ और मून सिस्टम के लिए कहाँ लाई कर रहा था, अर्थ के अंदर लाई कर रहा था, ठीक है। बट जुपिटर और सन का सिस्टम अगर हम कंसीडर करें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था, सन के ऊपर लाई कर रहा था, ना सन के अंदर लाई कर रहा था ना जुपिटर के अंदर लाई कर रहा था, ठीक है। तो जुपिटर और सन के सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था, जुपिटर और सन दोनों से बाहर लाई कर रहा था, ठीक है। अर्थ और मून सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था, अर्थ के अंदर लाई कर रहा था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी भी प्रेजेंट हो सकता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम बिल्कुल सिंपल केस से लेकर चलेंगे कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ दो पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किससे मिलके बना हुआ है, सिर्फ टू पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल का मास है सपोज m1 और सेकेंड पार्टिकल का मास है सपोज m2, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, उसमें सिर्फ दो ही पार्टिकल प्रेजेंट है, वन इज m1 एंड सेकेंड इज m2, ठीक है। अब इनकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम अपनी तरफ से एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, ओके। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में कौन कौन लाई कर रहा है, m1 पार्टिकल लाई कर रहा है, और एक्स वाई प्लेन में और कौन लाई कर रहा है, m2 पार्टिकल लाई कर रहा है, सही है। तो m1 पार्टिकल ये ओरिजिन है, ठीक है। m1 पार्टिकल ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वो हम किससे बता सकते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर से। सो r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1, ओके। और m2 किस पोजीशन पे प्रेजेंट है और कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वो हम किससे बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल r2 वेक्टर, ओके। r1 vector is the position vector of first particle, r2 vector is the position vector of second particle, ठीक है। this one is first particle p1, this one is second particle p2, ठीक है। तो ये एक ही सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक ही सिस्टम है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मार्कर ले लिया हमने, मान लो ये मार्कर सिर्फ दो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, एक पार्टिकल का मास है m1, एक का मास कितना है m2, सही है।
ठीक है। अब दो पार्टिकल्स, टू पार्टिकल सिस्टम हमने ले रखा है, ठीक है। सो इस टू पार्टिकल सिस्टम का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अब हमें पता नहीं कहाँ पर है, तो इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ की हमने। सपोज यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ठीक है। हमें पता नहीं है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, सपोज सी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, सही है, ठीक है। अब देखो दिस वन इज m1 पार्टिकल, दिस वन इज m2 पार्टिकल, ये एक ही ऑब्जेक्ट के दो पार्टिकल्स है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ दो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज m1, सेकेंड वन इज m2, सही है। सो we know that from the lower classes you are very well familiar that particle in any object attracts each other. There is attraction between particles of different object. जैसे मार्कर है, मार्कर के अंदर ये कैसे बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स को कंबाइन करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये मार्कर के डिफरेंट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। हमने लोअर क्लासेस से स्टडी किया हुआ है, सॉलिड्स हैव strong force of interaction, liquids have comparatively lesser force of attraction, and gases are having much weaker force of attraction between them, ठीक है। तो अगर suppose ये solid particle है, solid object है, तो solid object के two particles है m1 and m2, सही है। So this m1 and m2 are making a system and these two particles are attracting each other, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। देयर इज इंटरएटॉमिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। तो देखो m1 पार्टिकल को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, m2, और कौन सी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, m1 विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स m2, m2 क्या करेगा, m1 को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो सपोज force on first particle due to second particle, F12 is force on one first particle, ठीक है। and its direction is F12 is having direction this one, F12 is in this direction, ठीक है। and what is F21, F21 is force on second particle। ये कौन सी फोर्सेस हैं, these are intermolecular और इंटरएटॉमिक फोर्सेस, ओके। दीज आर इंटरएटॉमिक फोर्सेस। F12 इज द फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, एंड F21 इज फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन, ठीक है। वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ F21, इट्स डायरेक्शन विल बी दिस, F21 इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगेन सी हियर, suppose there is a system in which one particle is m1, one particle is m2. m2 is attracting m1 towards itself, ठीक है। m2 किसको अट्रैक्ट कर रहा है, m1 को, तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F12, force on 1 due to 2 will be in this direction, and m2 is attracting, m2 is attracting first particle, there will be force on 1 due to 2. Similarly m1 is attracting m2 also, so there will be force on second due to first, and its direction is this, सही है। and these are denoting the interatomic forces, ठीक है। suppose इस ऑब्जेक्ट पे ना एक्सटर्नली भी फोर्स लग रही है, सही है। इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नली भी फोर्स लग रही है। suppose small f1 is the external force on first particle, F1 कौन सी फोर्स है, ये एक्सटर्नल, एंड स्मॉल F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल M2, ओके। देयर आर इंटरएटॉमिक फोर्सेस कैपिटल F12 एंड कैपिटल F21, है ना, एंड देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस F1 एंड F2। F1 एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरीके से फर्स्ट पार्टिकल पे सपोज फोर्स कितनी लग रही है, F1 external force on first, and what is F2, external force on second, okay। now
नेट फोर्स अब हम देखते हैं ऑन फर्स्ट पार्टिकल। F1 इज द फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल पे देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है, F12 है ना। फर्स्ट पार्टिकल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, M2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स कौन लगा रहा है, F1 है ना। इट इज F1 इज पुशिंग M1 इन दिस डायरेक्शन, सो देयर इज फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन F1 इज F12 plus F1. Similarly, net force on F2 is, force on second particle is this one plus force on second external force लग रही है। ये हमने assume किया है कि suppose externally first particle पे कितनी force लग रही है, F1, externally second particle पे कितनी force लग रही है, F2, सही है। Now this F1 can also be written as M1 A1 है ना। नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज रिटन एज M1 A1 एंड नेट फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल इज रिटन एज M2 A2। ओके, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज M1 A1 विच इज इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल इज F21। फोर्स ऑन सेकेंड पे फोर्स कौन लगा रहा था, M1 लगा रहा था। इट इज पुलिंग M2 towards itself, so F21 and then plus F2. Okay, make this equation number 1 and suppose this is equation number 2. Now add both these equations, add 1 and 2. Okay, add 1 and 2, what we will get, we will get that M1 A1 plus M2 A2 is equals to F12 plus F1 plus F21 plus F2 vector। We have added both these equation। देखो हम क्या, ये तो इंडिविजुअल फोर्स थी ना। F1 is the individual force on first particle, F2 is individual force on second particle। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स कैसे निकलेगी, बाय एडिंग दीज टू, है ना। नेट फोर्स कैसे निकलेंगी, बाय एडिंग दीज टू। तो फोर्स ऑन फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल को अगर हम ऐड कर दें तो वी विल गेट नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, M1 A1, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, M1 A1 प्लस M2 A2, और F12 प्लस F1 में दिस टर्म विल बी एडेड F21 प्लस F2। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमने सबसे सिंपल केस से स्टार्ट किया कि सपोज देर इज ए ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू पार्टिकल, वन इज M1 एंड वन इज M2। हमने एज्यूम किया दैट देर इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल विच इज इक्वल्स टू F1 and there is external force or acting on second particle which is equals to F2. Also, if M1 and M2 are the particles of a single object, there must be an interatomic force between them, है ना। हमें पता है, यानी देखो suppose ये मार्कर टू पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, वन इज M1 वन इज M2, ठीक है। तो ये मार्कर सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज देयर इज interatomic attraction force between these particles, ठीक है। तो what is the force on first particle? First particle will be acted upon by the force of second particle. Second particle is pulling M1 towards itself. Similarly, M1 will be pulling M2 particle towards itself, ठीक है। उसके बाद हमने net force F1 is net force on first particle and F2 is net force on second particle। तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज, वन इज इंटरनल फोर्स F12 एंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स दैट इज F1, F2 इज F21 फोर्स ऑन सेकेंड, with this force is interatomic force and this one is the external force. Now add these two equations, we are left with this equation. Now see these two terms, F12 and F21 are the internal force acting on the
particles. So these are always acting in pairs. देखो F12 is force on 1, F21 is force on 2. जो जितनी फोर्स फर्स्ट पार्टिकल लगाएगा सेकंड पे, उतनी ही फोर्स कौन लगाएगा, सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, दैट F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21, है ना. F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21 बिकॉज दीज आर एक्टिंग इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स. ठीक है, जितनी फोर्स से M2 M1 को पुल करेगा उतनी ही फोर्स से M1 M2 को पुल करेगा. ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट दीज फोर्सेज आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. ये देखो डायरेक्शंस है ना, F12 की ये डायरेक्शन है, F21 की ये डायरेक्शन है, दीज डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो अपोजिट को कैसे शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए नेगेटिव साइन. सो वी कैन रिप्लेस F12 बाय माइनस ऑफ F21. F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21. ये कहाँ से आई इक्वेशन, फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ. दिस इक्वेशन इज फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो F12 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ F21 वेक्टर. ठीक है, F12 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ F21 वेक्टर. This one is plus F21, this one is minus F21. So these two terms will cancel out each other. What we are left with? We are left with M1 A1 vector plus M2 A2 vector. M1 A1 plus M2 A2 vector is equals to F1 plus F2. F1 vector plus F2 vector. F1 and F2 vectors are the external force acting on first and second particle respectively. So we have this equation M1 A1 vector plus M2 A2 vector is equals to F1 plus F2 vector. Okay, this F1 plus F2 is the F external force. F external is the net external force acting on this object. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पार्टिकल पे F1 लग रही थी, सेकंड पे F2, इन दोनों का वेक्टर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, क्या निकल आएगा हमारे पास, नेट एक्सटर्नल फोर्स. नाउ put some values here. A1 vector can be written as d square r1 vector by dt square, है ना. ये हमें फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर. Acceleration is double derivative of position vector. And what is A2 vector? A2 vector is double derivative of R2 position vector, है ना. F2 A2 is double derivative of R2 position vector. So put these values here. M1 d square R1 by dt square plus M2 d square R2 by dt square. M1 A1 is equals to d square R1 by dt square. M2 A2 is equals to d square R2 by dt square. Okay. F external net. ठीक है, अब इस F external net को हम क्या लिख सकते हैं, F external net force. तो net force कैसे लिखेंगे, mass into acceleration. नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास किसका लेंगे यहाँ पर, हम इस ऑब्जेक्ट का मास लेंगे. ठीक है, मास ऑब्जेक्ट का सपोज m है. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा यहाँ पर, जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
जितना बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उतना ही एक्सेलरेशन किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल से किस पे फोर्स लग रही है, दिस वन इज द एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, सो m टाइम्स ऑफ acceleration of center of mass, this F external can be written as m times of acceleration of center of mass। ठीक है, now m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square। okay, what is the value of acceleration of center of mass? Acceleration of center of mass can be written as d square by dt square of position vector of center of mass, है ना। देखो acceleration is written as डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। तो अगर acceleration center of mass का ले रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव किसका होगा, डबल डेरिवेटिव होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डबल डेरिवेटिव किसका होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ये कैसे शो करेंगे, this one is the xy plane, same plane, first particle having mass m1 and having position vector r1 vector, second particle having mass m2 and position vector is r2 vector, somewhere in between there is center of mass, and suppose this center of mass is having position vector r vector center of mass। okay, this center of mass is having position vector rcom। okay, so what we have done here, we have put the value of a1 a2 and also the value of acceleration of center of mass, which is double derivative of position vector of center of mass। okay, now we can write this equation as d square by dt square of m1 r1 plus m2 r2, okay, which is equals to m times of d square by dt square r center of mass। ओके, देखो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, देखो इस केस में फोर्स के लगने से किस में चेंज आएगा, पोजीशन में। सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन होगा। तो मोशन होने की वजह से सपोज ये पार्टिकल m1 यहाँ था, इस पे फोर्स लगी, एक्सटर्नली फोर्स लगी, तो ये अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो कौन वेरिएबल है, मास तो वेरिएबल है नहीं, कौन वेरिएबल है यहाँ पर, r1 पोजीशन वेक्टर वेरिएबल है। सिमिलरली इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल देन there will be change in the position of the object and hence there will be change in the position of the mass of the particle। ठीक है, तो पोजीशन, अगर मास ऑफ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है या पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो r2 एंड r1 बोथ आर वेरिएबल हियर। तो m1 बाहर आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव किसका होगा, d स्क्वायर r1 बाई dt स्क्वायर। अगेन इस टर्म में m2 बाहर आ जाएगा, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर किसका होगा, r2। यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज एन ऑपरेटर, कॉमन नहीं लिया है,
इसको कॉमन लेना नहीं समझेंगे, क्या बोलोगे कि दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, ठीक है। m1 बाहर ले लिया, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। नाउ we are left with d square by dt square of m1 r1 vector plus m2 r2 vector, okay, and write this equation as d square by dt square. This equation can be written as m times of d square r vector of center of mass, m times of d square by dt square of r vector of center of mass, r vector of center of mass, ठीक है। अब ये जो m है ना, m इसको डिवाइड में ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। m को इधर डिवाइड में ले आता है तो क्या बनेगा 1 बाई m डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ठीक है। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर which is equals to d square by dt square of r vector center of mass, okay। Now this m is a constant na, so it can be written inside the operator, okay। m is a constant, it can be written inside the operator. So what we are left with, d square by dt square m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m, and m is mass of this object, and this object is made up of only two particles, so capital M is equals to m1 plus m2. So you can replace capital M by m1 plus m2, d square by dt square of position vector r of center of mass, okay। Now compare both this side, d square by dt square, d square by dt square mean, and we have compared both this side. In the left hand side d square by dt square is present, and in the right hand side also d square by dt square is present. Then it implies that, this implies that this term must be equals to r vector of center of mass, which is equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2, okay। So we have derived the formula for position vector of center of mass. How you can calculate m1 into r1 vector plus m2 into r2 vector divided by m1 plus m2, ठीक है। ये तो था टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब सपोज और भी ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनता, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, mass of third particle and so on, okay। In the next video we will discuss some of the numericals related to position vector of center of mass. Thank you.